जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आज दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ साथ डेली एनालिसिस भी करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, वो आप बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। 13 तारीख सोमवार से लेके कल 24 तारीख शुक्रवार बैंक निफ्टी पे एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मेरे हाथ की मूवमेंट आप देखिए, एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं राउंडिंग टॉप। ये मैं कह रहा हूं, एक पैटर्न बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। ये एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं राउंडिंग टॉप। ये पैटर्न कब बन के कंप्लीट होगा? जब 47,898 जो कि 13 जनवरी 2025 सोमवार का जो लो था, अब अगर इसके नीचे या इस क्लोजिंग पे आ जाता है तो ये पैटर्न आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 47,898 मोटा मोटी आप 47,900 पकड़ के चलिए। अगर 47,900 अगर मार्केट नीचे निफ्टी तोड़ देता है, बैंक निफ्टी अगर तोड़ देता है, क्षमा कीजिए बैंक निफ्टी कहना था, निफ्टी गलती से कह दिया। अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो आपका ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और आपको एक नीचे में एक अच्छी खासी करेक्शन दिख सकती है। ये पिछले हफ्ते भी जब मैंने एनालिसिस की थी, वीकली एनालिसिस की थी, तभी भी मैंने यही कहा था कि 47,900 का आप एक स्टॉप लॉस मान के चलिए। उसी स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी एक्सिस्टिंग पोजीशन होल्ड रखिए। अभी भी मैं आपको वही बात बता रहा हूं, अगर आपकी एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी एक्सिस्टिंग बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टॉप लॉस 47,900 का आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। अब आप डिसीजन अपना खुद से खुद लीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही आप अपना सौदा कीजिए। ये मैंने आपको अपनी समझ से बताया है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके बारे में ज्यादा जानता है, आपके रिस्क एपेटाइट के बारे में उसको ज्यादा जानकारी है। वो आपको सही और बेहतर आपको सजेशन देगा, मेरे कहने पे आप मत जाइए। डेली चार्ट्स पर हमने एनालिसिस कर ली, एक बार वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए, वीकली चार्ट्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूं ताकि आपको क्लियर आ जाए पिक्चर। देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल, यानी उसके पिछले हफ्ते वाली वीकली कैंडल और जो कल वीक खत्म हुआ है उसकी वीकली कैंडल ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। अब एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों कैंडल का डिफरेंस ये है कि हायर हाई और हायर लो बना है बैंक निफ्टी में वीक ऑन वीक बेसिस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीक ऑन वीक बेसिस हायर हाई और हायर लो बना है। जैसे इसके पहले वाली कैंडल का हाई था 49,459 और कल जो कैंडल कंप्लीट हुई है उसका हाई 49,650। लगभग 200 पॉइंट की तेजी ज्यादा बनी है। अगर वीकली कैंडल्स की बात करें तो हाई यानी 200 पॉइंट का ज्यादा बना है। उसी प्रकार लो 47,898 यानी 47,900 और यहाँ पे 48,074 यानी 175 पॉइंट, ऑलमोस्ट 175 पॉइंट का लो बेटर बना है अगर वीक टू वीक कंपेयर किया जाए तो। वैसे तो बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छी साइन है। अब मंडे को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी में तेजी हो सकती है। उसका कारण यह है कि आज आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी Q3 की रिजल्ट्स डिक्लेयर की हैं। अब वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, टेक्निकल्स पे ही मैं बात करता हूं। बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे कह रही हैं, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस एनालिस्ट ऐसे बात कर रहे हैं कि शायद उनको आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट्स बढ़िया लगी हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एचडीएफसी बैंक के बाद बैंक निफ्टी में। अगर फंडामेंटल एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स, एफआईएस उनको अगर लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट बढ़िया है, बेटर है, तो हो सकता है कि मंडे को बैंक निफ्टी में तेजी हो और उसका रीजन होगा कि आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन। तो हो सकता है, जैसे मैं आपको ये बात बता रहा था, कि ये जो लो है 47,900 आपको इमीडिएट बेसिस पे तोड़ता हुआ नहीं दिखे, ये ऐसा मुझे लग रहा है। पर अगर आप बहुत एग्रेसिवली अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर लॉन्ग होना चाहते हैं,
और आपका पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, 1-2 दिन के ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेड ही लेना चाहते हैं तो यहाँ तो आप थोड़े समय के लिए वेट कर लीजिए। थोड़े समय के लिए इसीलिए वेट करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि 28 और 29 2 दिन, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन पे यूएस फेड की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट्स पे। अब इंटरेस्ट रेट वो घटाएंगे नहीं घटाएंगे वो तो यूएस फेड ही डिसाइड करेगा, उसके ऊपर मैं बात करूं ये कोई भी समझदारी की बात नहीं है। आपको दो दिन यानी उसका इम्पैक्ट आएगा एक्चुअली थर्सडे को, तो 30 तारीख तक आप वेट कीजिए, वो आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि यहाँ से आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या करना है। तो आप तब तक वेट कीजिए। अगर आप बहुत एग्रेसिवली पोजीशन या बहुत बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं तो और भी बेटर ये होगा, और भी बेटर ये होगा कि 1 तारीख जो कि आने वाले शनिवार को बजट है, तब तक आप वेट कर लीजिए कि एक बार बजट क्लियर हो जाए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर बजट अच्छा आया, बढ़िया आया, एनीवेज एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है वो काफ़ी कम है, तो अगर सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चंगा रहा तो यहाँ से तेज़ी बननी चाहिए। फेब्रुवरी मार्च अच्छा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बट देन अगर आप बड़ी एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं तो मेरा तो व्यू यही होगा कि बेटर आप आने वाले शनिवार तक वेट कर लीजिए। अब दोस्तों 2020 में भी ऐसा हुआ था कि शनिवार के दिन पे ही 1 फरवरी आई थी शनिवार को, और जब 1 फरवरी शनिवार को आई थी तब हमारी मार्केट उस टाइम पे खुली थी। अब आपको हमको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या इस बार भी बीएसई एनएसई 1 तारीख फरवरी सैटरडे के दिन पे खुला रहेगा या नहीं। जितनी मेरी समझ कह रही है अभी तक तो बीएसई एनएसई ने ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है, बट उससे पहले आप हमको बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार शनिवार के दिन पे एनएससी बीएससी बजट की वजह से चालू होगा या नहीं। अब दोस्तों निफ्टी पे बात करना शुरू कर देते हैं, निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी की कर ली, पहले डेली चार्ट्स पे बात कर लेते हैं। देखिए डेली चार्ट्स में ज्यादा बात करने के लिए है ही नहीं, मैं क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से यही बात कह रहा हूँ आपको। ये देखिए 13 तारीख से लेके कल 24 तारीख तक एक छोटे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। शायद ये ऐसा कहूं कि कंसोलिडेट कर रहा है, कोई अपनी कोई किसी को यहाँ तो कोई लॉन्ग पोजीशन बनाते जा रहा है या किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना 21 तारीख मंगलवार को जो बड़ी कैंडल बनी है, अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं शॉर्ट या लॉन्ग, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मेरी समझ ये कहती है कि आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट भी करना चाहते हो तो इसके नीचे ही आप शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट अगर इसके नीचे आता है 22,976 के अगर नीचे आता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है या इसके नीचे का थोड़े समय तक इंट्राडे पे अगर इससे नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, 25-50 पॉइंट और नीचे करेक्शन आ जाती है, तो हम ऐसा हो सकता है कि एक और करेक्शन में एंटर करें। और ये निफ्टी इसके बाद जो रुकेगा वो हो सकता है 22,700 22,800 के बीच में निफ्टी रुक सकता है, ऐसा मेरी समझ कहती है। वीकली चार्ट्स पे ज्यादा बात करने के लिए है नहीं वहां पे भी, क्योंकि ये एक पैटर्न बना है, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं, आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। एक कैंडल है दोस्तों जिसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप, ये ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप ही रिफ्लेक्ट कर रही है। अगेन ये कैंडल भी वही बात बता रही है जो मैं आपको डेली चार्ट से बता चुका हूँ। 22,426 के ऊपर जाएगा तो ही आप तेजी कीजिए, तब तक आप वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो बेट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो 23,426 के ऊपर ही आप ट्रेड कीजिए, और 22,976 के नीचे अगर आता है तो आप शॉर्ट कीजिए। लॉन्ग और शॉर्ट करने के मैंने आपको लेवल्स दे दिए, ये मैं आपको अपनी समझ से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस में आज तक सीखा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और यही सोचता हूँ कि आप भी इसका फायदा उठाइए, आप भी इसका लाभ उठाइए। बट अगर आप वेट करना चाहते हैं, एकदम से ही अपने मन को शांत करके कोई भी फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, तो बेटर आप सीधा सीधा 1 तारीख तक रुक जाइए। एक बार 1 तारीख बजट क्लियर हो जाए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, सारी एनालिसिस हो जाए, शनिवार शाम रविवार आपको हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको बजट एनालिसिस करके दे देंगे। उसके बाद आप अपना डिसीजन सोमवार को लीजिए कि आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो ये हमने बात कर ली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट्स पे। एक बार मंथ टिल डेट सिर्फ एक्टिविटी देख लेते हैं एफआईएस की। एफआईएस ने मंथ टिल डेट 69,000 करोड़ रुपीज की सेलिंग की है कैश सेगमेंट में। सामने सामने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह रहा हूँ 67,000 करोड़ रुपीज की
बाइंग की है डीआईएस ने। यानी अगर देखा जाए तो एडिशनली तो सिर्फ 2000 करोड़ रुपीस की ही सेलिंग है एफआईआईस की। बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। 2000 करोड़ रुपया अगर देखा जाए तो आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। इंडेक्स में उनकी 13,000 करोड़, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। स्टॉक्स में उन्होंने 10,000 करोड़, 10 क्या हूँ, 9,320 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग है। अब स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी बाइंग मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो वेट करते हैं, देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो कि बढ़िया रिजल्ट दे देवे, उसके बाद शायद वो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं रेदर देन उसी स्टॉक को कैश में बाय करना। मुझे ऐसा लग रहा है। उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स जब आप बाय करते हो तो अब एक साथ आप बड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। जैसे कोई स्टॉक फ्यूचर्स है जहां पे लॉसेस 550 है। अब जब आप 550 क्वांटिटी स्टॉक फ्यूचर्स में बाय करते हो, अगर उस लॉट की वैल्यू अगर 8-10 लाख बैठती है तो आप मार्जिन 15 या 20% ही भरते हो। यानी 2 लाख रुपए में आप 8-10 लाख रुपए का माल ले सकते हो, स्टॉक यानी पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। वहीं पे अगर कैश में बाय करो तो आपको 8-10 लाख रुपया कैश सामने से अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी समझ यही कहती है कि शायद बेटर एफआईआई सोच रहे, ये उनका विचार होगा कि रेदर देन एक एक इंडिविजुअल स्टॉक में बाय करने से बेटर है, कैश में बाय करने से बेटर है सीधा सीधा फ्यूचर्स बाय कर दे। अदरवाइज देखा जाए तो सिर्फ कैश सेगमेंट टू कैश सेगमेंट फेस टू फेस कंपेयर करें तो 67,000 करोड़ रुपीज की बाइंग डीआईएस की तरफ और 69,000 करोड़ रुपीज की सेलिंग एफआईआईस की ओर से। ज्यादा और कुछ बात करने के लिए है नहीं दोस्तों। यहीं पे हम अपना शो आज वाइंड अप करते हैं। आप कमेंट में आप हमको ये बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.